अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, पोलियो कैंपेन्स के बारे में। पोलियो वो बीमारी जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में हर एक इंसान के जहनों में सवालात बहुत ज़्यादा होंगे इस बीमारी से रिलेटेड, और जिसके बारे में लोग इसे कैंपेन के थ्रू जानते हैं, जो हर माह या हर दूसरे माह टीम्स जो हमारे घरों के बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स देने आती हैं। तो इस तरह से हम पोलियो कैंपेन्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, और बहुत बहुत ज़्यादा कंस्पिरेसी थ्योरीज जो मेरा ख्याल है कि हम सब ने सुनी हुई होंगी। तो आज थोड़ा सा इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे कि बेसिकली ये इम्पोर्टेंट क्यों है, पाकिस्तान में मैटर क्यों करता है, और इरेडिकेशन है क्या बेसिकली, और हम क्यों नहीं अचीव कर पाए। और ये पर्सपेक्टिव जो है ये पब्लिकली कहीं अवेलेबल नहीं होगा, और हमने चाहा कि हम वो एंगल दें जिससे लोगों की, पब्लिक हेल्थ स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग होगी बेसिकली ये इनिशिएटिव क्यों स्टार्ट हुआ और क्यों चल रहा है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज हम चीज़ें कवर करेंगे, पोलियो के बेसिक्स के बारे में है क्या, अंडरस्टैंडिंग इरेडिकेशन टर्म को समझने की कोशिश करेंगे कि उसकी सराउंडिंग में, सब कुछ की सराउंडिंग में ही होगा। अगर जब तक आप इरेडिकेशन नहीं समझेंगे आप पोलियो की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ सकते। उसी से लिंक्ड होगा कि बार बार कैंपेन क्यों की जाती है और हम अभी तक वहाँ पहुँच क्यों नहीं पाए, अचीव क्यों नहीं कर पाए इरेडिकेशन गोल। तो सबसे पहले पोलियो है क्या? हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़, वायरस से फैलता है, फीकोरल रूट से, और उसकी वजह से पैरालिसिस होती है, जिसम किसी भी हिस्से में कमज़ोरी या ढीलापन या फालिज जिसे हम कहते हैं वो हो सकता है बच्चों में। ये तो कॉमन चीज़ जो लोग अक्सर पोलियो के बारे में जानते हैं। अब जिसमें जो चीज़ आम लोग नहीं जानते वो ये है कि इसमें सिर्फ वीकनेस या पैरालिसिस नहीं होती, इसमें डेथ भी हो सकती है। क्योंकि पोलियो जो है वो किसी भी मसल को पैरालाइज कर सकता है। तो जब रेस्पिरेटरी मसल्स जो हमारे पेट और चेस्ट के मसल हैं, अगर वो पैरालाइज हो जाएं तो बच्चा जो है वो रेस्पिरेटरी फेलियर में जाएगा और इवेंचुअली डेथ हो जाएगी। तो पोलियो जो है वो सिर्फ डिज़ीज़ नहीं है, डेथ भी कॉज कर सकता है। तो मोस्टली लोग जो है वो इस चीज़ को शायद थोड़ा सा मिस कर जाते हैं एंगल को, कि पोलियो को सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती कि ये कहीं पे वीकनेस कराएगा। इसकी वजह से हमारे बच्चों में डेथ्स भी हो सकती हैं, जो दुनिया में काफ़ी जगहों पे हुई भी हैं। इस वजह से जो डेवलप्ड नेशन है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है इस तरफ जितना हम हैं उसके कंपैरिजन में। इसके 3 स्ट्रेन्स हैं वाइल्ड पोलियो वायरस के, 1, 2 और 3, जिसमें 2 और 3 जो है वो 2015 और 19 में दुनिया से ख़त्म हो चुके। इसका भी कोई भी केस दुनिया में नहीं है। टाइप 1 जो अभी तक सर्वाइव कर रहा है वो वायरस का टाइप है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में अभी तक कॉमनली चल रहा है, और जिसके केसेस हमें मिलते हैं और इन्वायरमेंट से भी हमें मिलता है। उसके बाद जो मैंने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट है इरेडिकेशन को समझना। पोलियो प्रोग्राम और पोलियो डिज़ीज़ क्यों ख़त्म नहीं हो रही है और क्या मसला है, वो समझने के लिए लाजमी है कि आपको इरेडिकेशन के बारे में पता हो। जब भी किसी डिज़ीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है तो उसकी कॉमन 3 स्ट्रेटजीज़ होती हैं या एम्स होते हैं। एक है या तो हम कंट्रोल मेजर्स लें, या तो हम एलिमिनेशन प्रोग्राम करें, या इरेडिकेशन प्रोग्राम करें। जो सबसे एक्सट्रीम होता है वो इरेडिकेशन प्रोग्राम है। कंट्रोल मेजर में आप डिज़ीज़ के बर्डन को सर्टन लिमिट में रखते हैं, वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन उसमें बर्डन को बढ़ने नहीं दिया जाता। जिसकी मिसाल मलेरिया प्रोग्राम है। मलेरिया जो है वो कंट्रोल प्रोग्राम है, और आप देखते हैं कि मलेरिया के केसेस कॉमन हैं, लेकिन उसको एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर हम नहीं जाने देते। तो ये क्योंकि वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं कि किस तरह हम करते हैं, वो कंट्रोल प्रोग्राम है। डिज़ीज़ वही है लेकिन उसका बर्डन कम रहेगा। एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है एक रीजनल लेवल पे किसी भी केस को 0 तक रखना, महदूद रखना। वो पूरी दुनिया से ख़त्म नहीं होता, लेकिन यह कि उसको रीजनल लेवल पे जहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क है उसको 0 तक रखना, उसको एलिमिनेशन स्ट्रेटजी कहा जाता है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, और जो पोलियो में भी इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से पोलियो प्रोग्राम है, वो इरेडिकेशन है। इरेडिकेशन में यह है कि वो डिज़ीज़ या वो वायरस जो है उसका दुनिया से नामो निशान ख़त्म किया जाए। 0 वर्ल्ड वाइड, दुनिया के किसी रीजन में वो वायरस या डिज़ीज़ नहीं मिलनी चाहिए। और उसके बाद इस हद तक कि आइंदा कभी भी उसके लिए कोई इनिशिएटिव ना लेना पड़े, ना उसका कोई ट्रीटमेंट बनाने की ज़रूरत पड़े, ना उसकी कोई वैक्सीन बनाने की ज़रूरत पड़े। जिसकी मिसाल स्मॉल पॉक्स है। 1918 में स्मॉल पॉक्स वो पहली डिज़ीज़ थी दुनिया में जिसको एरेडिकेट कर दिया गया। अब स्मॉल पॉक्स की ना कोई वैक्सीन दी जाती है, ना उसके किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि दुनिया में कहीं पे भी ये वायरस मौजूद नहीं है और उसकी कोई डिज़ीज़ अब 1980 के बाद नहीं रिपोर्ट हुई। तो ये एरेडिकेशन का पहला गोल था, जिसके बाद पोलियो
डिसाइड किया गया था कि वो डिज़ीज़ है जिसको हम एरेडिकेट कर सकते हैं, दुनिया से ख़त्म कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली स्मॉल पॉक्स में भी पाकिस्तान उस रीजन में था जो सबसे आखिर में इस चीज़ को अचीव कर सके, और वही चीज़ पोलियो में हम अभी तक फेस कर रहे हैं, पोलियो पाकिस्तान में चल रहा है। एरेडिकेशन से लिंक्ड है कि हम रिपीटेड कैंपेन्स क्यों करते हैं। जैसे हमने एरेडिकेशन को समझा कि क्योंकि हमने डिज़ीज़ को ख़त्म करना है, वो दोबारा उसका केस होना नहीं चाहिए, उसके लिए लाजमी क्यों है कि हम बार बार कैंपेन कर रहे हैं। पब्लिक हेल्थ के स्टूडेंट्स ये ट्रायंगल ज़रूर समझेंगे। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल होता है, इसमें होस्ट, एजेंट और एनवायरनमेंट, 3 इसके हिस्से हैं, और इस साइकिल को तोड़ना, ट्रायंगल को तोड़ना लाजमी है किसी भी डिज़ीज़ को रोकने या कंट्रोल करने के लिए। जैसे हमने एरेडिकेशन की बात की कि हमने उस डिज़ीज़ को कम्प्लीटली ख़त्म करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसका जो होस्ट है वो इंसान है, वो प्रोटेक्ट रहे, और जो एनवायरनमेंट है जिसमें वो सर्वाइव कर रहा है उसको हम वो जगह ना दें। इसमें जो सेंटेंस लगा है, रिपीटेड कैंपेन्स क्लोज द डोर इन एवरी चाइल्ड्स गट सो द वायरस हैज़ नोवेयर लेफ्ट टू लिव, दिस इज़ हाउ वी फिनिश पोलियो फॉरएवर। ये लाइंस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं होते, उनकी गट में ये वायरस सर्वाइव करता है, वो ह्यूमन होस्ट है, और उसमें मल्टीप्लाई करके दोबारा फिर अप टू 6 वीक्स बच्चा बिना किसी पैरालिसिस या किसी सिम्टम के इन्वायरमेंट में पोलियो वायरस को मल्टीप्लाई करके शेड करता रहता है। उसके बाद फिर दूसरा कोई बच्चा से इन्फेक्ट हो सकता है। तो इसलिए जब भी कोई केस या कुछ आता है या कोई इन्वायरमेंट में वायरस जब मिलता है, तो बैक टू बैक 3 कैंपेन्स की जाती हैं 20-25 दिन के गैप से, जिसकी वजह से कम्युनिटी बड़ी बेदार होती है कि बार बार क्यों वैक्सीन किया जा रहा है। अब अगर एक बच्चे में एनवायरनमेंट में वायरस मिल रहा है, इसका मतलब है कि वायरस 6 से 8 हफ्ते तक शेड होता रहेगा, और हो सकता है इस बीच में किसी और बच्चे को इन्फेक्ट कर दे। बैक टू बैक कैंपेन्स करके जब वो हम ओरल पोलियो ड्रॉप्स जो हम ओपीवी दे रहे होते हैं हर घर में 2 कतरे, वो बच्चों की गट को बेसिकली सिक्योर करती हैं। उससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये है कि वो बच्चा इम्यूनिटी जनरेट करता है, उसको डिज़ीज़ नहीं होती। दूसरा है कि फॉर वीक्स वो वैक्सीन जो है उस गट में रिसेप्टर्स जहाँ वायरस एक्चुअली जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, वो उसको ब्लॉक कर देती है। तो अगर एक बच्चा जिसको रिसेंटली वैक्सीन हुई है और उसकी गट में पोलियो वायरस आया, तो वहाँ बैठ के मल्टीप्लाई करने के बजाय वो डायरेक्ट खारिज हो जाएगा और मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। अगर 3-4 गट्स के थ्रू उसको स्पेस नहीं मिला तो वायरस इन्वायरमेंट में ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं करेगा और वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। अगर उसको कहीं गट मिल गई तो वो दोबारा एंटर होकर खुद की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, मल्टीप्लाई करेगा और इन्वायरमेंट में दोबारा वापस आएगा और फिर किसी और गट में जाएगा। इस साइकिल को तोड़ने के लिए लाजमी होता है कि हम बैक टू बैक कैंपेन्स करते हैं। जब तक बैक टू बैक कैंपेन्स नहीं होंगी तो ये साइकिल नहीं टूटेगा। अब जैसे थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि एरेडिकेशन की कोशिश की जा रही है, तो इसलिए लाजमी है कि कहीं भी ऐसी जगह ना छोड़ी जाए जहाँ पे वायरस को स्पेस मिले ग्रो करने का या मल्टीप्लाई करने का। तो इन्वायरमेंट में ये वायरस वीक्स के लिए सर्वाइव करता है, फॉर मैनी वीक्स इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है, जो कि इसका जो पानी वगैरह नाले वगैरह हैं उसमें सर्वाइव करता है। और अगर किसी बच्चे में ये चला जाए वायरस तो फॉर अप टू 6 वीक्स ये वहाँ पे सर्वाइव भी करेगा, मल्टीप्लाई भी करेगा और कंटिन्यूस शेडिंग भी करेगा, जिससे और बच्चे भी एट रिस्क होंगे। हम अभी तक ये अचीव क्यों नहीं कर पाए? अब सवाल यहाँ ये आ जाता है। सबसे पहले ह्यूज नंबर ऑफ रिफ्यूजिंग फैमिलीज़। अगर हम सिर्फ सिंध के पर्सपेक्टिव में देखें तो 0.2 मिलियन 2-2.25 लाख बच्चे हर कैंपेन में, हर 1-2 माह बाद जब कैंपेन होती है तो 2 लाख से थोड़ा ऊपर बच्चे रह जाते हैं जो फैमिली रिफ्यूज़ कर रही हैं या बच्चा घर पे अवेलेबल नहीं है या कोई और रीज़न हो। तो इतने बच्चे अगर हर कैंपेन में डिफरेंट तरीके से मिस हो रहे हैं तो ये एक स्पेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे वायरस दोबारा आ सकता है। और मिथ्स और कंस्पिरेसी थ्योरीज़, हमारे यहाँ लोगों ने 500 किस्म की थ्योरीज़ बनाई हुई हैं कि भाई ग्लोबली फंड आ रहा है, कोई और एजेंडा है, यहूदी एजेंडा है, कोई साजिश है, तभी हमें ये वैक्सीन दी जा रही है, दुनिया में पैसे क्यों दे रही है। दुनिया इसलिए पैसे भी इन्वेस्ट कर रही होती है कि इसमें उनका भी फ़ायदा है। अगर पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान में केसेस हो रहे हैं तो ये वायरस घूम फिर के उनके मुल्क में वापस जाएगा और वहाँ डेथ्स हो चुकी पहले और अभी दोबारा डेथ्स का ख़तरा रहेगा। तो जब तक दुनिया से ये डिजीज़ ख़त्म नहीं हो जाती तो उनका इंटरेस्ट रहेगा, और अगर जब तक हम ख़त्म नहीं करते उनको अपने बच्चों को ये वैक्सीन देनी पड़ रही होती है। अब अगर हम कभी ये कहें पाकिस्तान में कि हमने अपने बच्चों को वैक्सीन दी, हम दोबारा क्यों दें,
तो दुनिया में जहाँ ये वायरस है ही नहीं, वो भी अपने बच्चों को वैक्सीन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में केसेस मौजूद हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बजाय ये सवाल करने के बार बार क्यों दी जाती है, ये समझें कि एरेडिकेशन के लिए लाजमी है। अगर आपने बच्चों को 5-6 बार वैक्सीन दी तो ये बच्चा प्रोटेक्टेड ज़रूर रहेगा। वो अगर वैक्सीन ना ले तो लाजमी नहीं, पॉसिबल यही है कि उसको वायरस जो है इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन वो कैरियर बन सकता है। वायरस को जगह मिलेगी, वायरस मल्टीप्लाई करेगा और फिर वो दोबारा किसी और को इन्फेक्ट करेगा। तो एरेडिकेशन के लिए लाजमी है कि कोई गट ऐसी ना हो जहाँ पे वायरस को स्पेस मिले और वो मल्टीप्लाई करे। अगर पूरी कम्युनिटीज़ ये बात समझें और इसको सही तरीके से फॉलो करें, रिफ्यूजिंग फैमिलीज़ हमारी ख़त्म हो जाएं, तो मेरा ख्याल है ये 3 से 4 राउंड अगर प्रॉपर पाकिस्तान कर ले अच्छे तरीके से तो पोलियो जो है वो एरेडिकेट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ ये मिथ्स और कंस्पिरेसीज़ ख़त्म नहीं हो रही, तो इसलिए वायरस जो है उसको स्पेस मिल जाता है सर्वाइव करने का। थर्ड, माल न्यूट्रिशन और लो इम्यूनिटी भी है हमारे रिमोट एरियाज़ में, जहाँ पे चीज़ें बच्चों की स्टेटस अच्छा नहीं है, उनकी न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होता, तो उसकी इम्यूनिटी लो होती है और वहाँ पे भी रिस्क होता है कि उनको ये डिज़ीज़ अफेक्ट करे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिसिंग रूटीन इम्यूनाइजेशन। हमारे यहाँ एसेंशियल इम्यूनाइजेशन जो एक शेड्यूल के तहत दी जाती है, पैदाइशी बच्चों को टीके वगैरह लगाए जाते हैं और उसके साथ OPV भी दी जाती है और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी पोलियो की वैक्सीन दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ फैमिलीज़, कम्युनिटीज़ इस शेड्यूल को अक्सर इम्पोर्टेंस नहीं देती और मिस कर देती हैं। ये भी एक बेसिक इम्यूनाइजेशन टूल था जो सपोर्ट कर सकता था एरेडिकेशन में। उसमें भी काफ़ी जगहों पे ना सिर्फ पोलियो पर काफ़ी और बीमारियों को भी सपोर्ट करता है, लेकिन यह कि फैमिलीज़ इसको इम्पोर्टेंस नहीं देती, तो फिर उसमें बच्चे भी एट रिस्क हैं और ओवरऑल कम्युनिटीज़ भी एट रिस्क रह जाती हैं। तो ये एक एंगल है पोलियो एरेडिकेशन का। तो पोलियो को एरेडिकेट करना इम्पॉर्टेंट क्यों है, रिपीटेड कैंपेन्स करना क्यों लाजमी थी, और एरेडिकेशन टर्म एक्चुअली है क्या, ये सब हमने कोशिश की इसमें कवर करें। तो उम्मीद है कि आप सबने कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सीखा भी होगा और आगे अपनी सराउंडिंग्स में और ये इस किस्म के जो कंस्पिरेसी थ्योरीज चल रही होती हैं उनको क्लियर करना और इसको प्रपोज करना, हेल्प करना कि हम एरेडिकेशन को अचीव करें, ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है। तो इंशाल्लाह अगली बार किसी और टॉपिक पर डिस्कशन होगी। होपफुली आप सबने कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू।